Hello friend, if I ask you from the last few decades, which sector is more reliable for the Indian investor for investment purpose? तो ऑब्वियसली आप कोविड की पीरियड देख चुका हो एंड उसके बाद बहुत ही ज़्यादा ग्लोबल अनस्टेबिलिटी जब भी आता है ना, सबसे पहला एक सेक्टर सबसे ज़्यादा अच्छा रिटर्न जनरेट करता है एंड वो है ऑब्वियसली फार्मा सेक्टर। सो इफ वी टेक ए लुक कि काइंड की मार्केट सिनेरियो बहुत ही ज़्यादा अनस्टेबल है, तो आप देख सकते हो मार्केट की सराउंडेड बहुत ही ज़्यादा न्यूज़ है, जैसे कि ट्रम्प की टैरिफ से स्टार्ट करके इंडियन मार्केट से एफआईआई की सेल आउट करना एंड उसके साथ-साथ मार्केट में बहुत ही ज़्यादा ग्लोबल टेंशन के बाद अभी काइंड आप देख सकते हो मार्केट थोड़ा-सा पॉजिटिव मूवमेंट दिखा रहा है, ठीक है? तो इतने सारे टेंशन में इंडिया की फार्मा सेक्टर कितना ज़्यादा मूव कर सकता है एंड इंडिया की जो फार्मास्यूटिकल जायंट है जैसे कि सिप्ला हो गया, डॉक्टर रेड्डी लैब्स हो गया, सन फार्मा हो गया एंड ये सारे स्टॉक इतना अनसर्टेनिटी के अंदर कितना ज़्यादा मार्केट फ़ायदा उठा सकते हैं, तो हम सारी चीज़ यहाँ पर एनालिसिस करने वाले हैं। सो इन दिस वीडियो आई एम गोइंग टू ब्रेक डाउन एंटायर फार्मा सेक्टर एंड इसका फ्यूचर पोटेंशियल कितना हो सकता है एंड करेंट सिनेरियो के ऊपर यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए एंड along with this we are going for a deep analysis of two stocks that could shine your portfolio in future. So let's get started the video. So guys, before starting the video, I just want to tell you one thing, that this video is only for educational or research purpose. Don't take this as a recommendation or a advice purpose. So before investment, you have to do your own research or on contact with your financial advisor before investment. ठीक है? This video is only for educational purpose. So let's start the video. So देखो, इंडियन फार्मा सेक्टर एक ऐसा सेक्टर है जो ना बहुत ही ज़्यादा जेनेरिक मेडिसिन एक्सपोर्ट ओरिएंटेड सेक्टर है। और आप देखो पूरा ग्लोबली 20% जेनेरिक मेडिसिन इंडिया खुद सप्लाई करता है एंड जो कि $25 बिलियन की अराउंड एनुअली इंडिया की जो एक्सपोर्ट वैल्यू है। तो आप समझ सकते हो इंडिया जेनेरिक मेडिसिन के ऊपर कितना डिपेंडेंट है एक्सपोर्ट ओरिएंटेड के लिए। सो दैट्स व्हाई अगर हम देखें इंडिया की निफ्टी फार्मा के अंदर जितने सारे टॉप कंपनी है जैसे कि सन फार्मा एंड इसके साथ सिप्ला एंड डॉक्टर रेड्डीज लैब, जितनी सारी कंपनी है, ये सारी कंपनी डोमेस्टिकली तो अपना जो बिजनेस करते हैं उसके साथ साथ ग्लोबली बहुत ज़्यादा एक्सपोर्ट ओरिएंटेड बिजनेस डेवलप करते हैं। क्योंकि देखो, अगर आप देखो इंडिया खुद 20% एक्सपोर्ट करता है जेनेरिक मेडिसिन। देखो फॉर योर बेटर अंडरस्टैंडिंग, देखो मैं यहाँ पर बता देता हूँ, दो टाइप का मेडिसिन होता है। एक होता है जेनेरिक मेडिसिन, दूसरा होता है ब्रांडेड मेडिसिन। एंड ब्रांडेड मेडिसिन क्या होता है, देखो किसी भी एक कंपनी, आप जानते हो जितना सारा जो बड़ा बड़ा कंपनी है फार्मास्यूटिकल कंपनी, ये कंपनी अपने जो रिसर्च और डेवलपमेंट के ऊपर बहुत ही ज़्यादा पैसा यहाँ पर इन्वेस्ट करता है। तो क्या होता है, किसी कंपनी बहुत दिन इन रिसर्च करके एक एक फार्मूला इन्वेंट करता है, मतलब एक मेडिसिन इन्वेंट करता है वो, एंड वो जो मेडिसिन है उस कंपनी के पास 20 साल की पेटेंट रहता है, जो खुद मैन्युफैक्चर करता है एंड खुद रिसर्च करता है एंड खुद डेवलपमेंट करता है एंड सारी खुद करता है, वो होता है ब्रांडेड मेडिसिन। और दूसरा होता है जेनेरिक। जेनेरिक मेडिसिन क्या होता है, ये जो मेडिसिन है, ये मेडिसिन वो जो टाइम पीरियड, मतलब जो दूसरा कंपनी 20 इयर्स की पेटेंट टाइम पीरियड वो एक्सेस होने के बाद ये कंपनी वो जो फॉर्मूला यूज़ करके बहुत ही ज़्यादा चीपेस्ट प्राइस में ये जो मेडिसिन मैन्युफैक्चर कर सकते हैं, वो होता है जेनेरिक मेडिसिन। देखो इंडिया की फार्मा सेक्टर एक्सपोर्ट के लिए 2 चीज़ के ऊपर डिपेंड करता है। सबसे पहला होता है ग्लोबल पॉलिसी क्या होता है, ग्लोबल पॉलिसी में क्या-क्या एक्सचेंज आता है एंड क्या-क्या टैरिफ और बैरियर आता है एंड उसके साथ गवर्नमेंट क्या-क्या कोटा, मतलब कितना ज़्यादा रिलैक्सेशन दे रहा है एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट के लिए, एंड दैट्स द 3 चीज़, ठीक है? अगर आप यूएस के कंपेयर में इंडिया को देखो, तो यूएस में किसी भी डॉक्टर 10 अगर मेडिसिन लिखता है, अगर 10 मेडिसिन लिखता है प्रिस्क्रिप्शन में, तो क्या होता है उसके अंदर 9 मेडिसिन होता है जेनेरिक मेडिसिन एंड इंडिया में सिर्फ 1 होता है जेनेरिक मेडिसिन। दैट्स व्हाई इंडिया की जो मेडिकल एक्सपेंसेस बहुत ही ज़्यादा हाई है। तो ये हो गया गाइस, और एक दूसरी बात, एंड जो सेकंड चीज़ है, वो है गाइस इंडिया चाइना के ऊपर बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट है एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट जो होता है एपीआई इंपोर्ट करने के लिए। क्योंकि देखो किसी भी फार्मास्यूटिकल मेडिसिन इन्वेंट करने के लिए और मेडिसिन मैन्युफैक्चर करने के लिए उसका जो एक्टिव इंग्रेडिएंट लगता है, ठीक है? जिसको बोलता है एपीआई, वो इंपोर्ट के लिए चाइना के ऊपर बहुत ज़्यादा इंडिया रिलायबल है। तो क्या होता है इंडिया की जो फार्मा कंपनी है, वो कंपनी क्या करता है? तो मैन्युफैक्चर करने के लिए उसका जो एक्टिव इंग्रेडिएंट की चाहिए, वो क्या करता है चाइना और बाकी कंट्री से इंपोर्ट करता है। तो इस टाइम पे क्या होता है, और अब देखो पिछले बार जो 2019 और 20 के आसपास जो ट्रम्प था, उस टाइम पे क्या कर किया था, जो चाइना के ऊपर टैरिफ इम्पोज़ किया था, जो यूएस ने। तो इसके लिए एक डायरेक्ट इम्पैक्ट पड़ा था इंडियन जो फार्मास्यूटिकल कंपनी उनके ऊपर। जो जैसे कि आप लोग जानते हो, जो अगर टैरिफ अगर इन्वेंट करते हैं किसी एक देश के ऊपर, अगर आप मान लो यहाँ पर चाइना के ऊपर यूएस टैरिफ लगाता है, तो क्या होता है चाइना से जो इंग्रीडिएंट यूएस में जाता है ना, तो क्या होता है उस टाइम पे उसका जो एक्सपेंसेस इंक्रीज़ हो जाता है, मतलब कॉस्ट बढ़ जाता है। तो इसका जो डायरेक्ट बेनिफिट मिला था इंडिया को। फॉर दिस रीज़न यहाँ पर क्या हुआ था, यूएस
यूएस डायरेक्टली चाइना से ना लेकर इंडिया से आउटसोर्स करता था। तो इसके लिए इंडिया के जो फार्मास्यूटिकल कंपनी है, जैसे कि आप लोग जानते हो सिप्ला और एक कंपनी डॉक्टर रेड्डी, ये जो कंपनी है डबल डिजिट ग्रोथ दिखाया था जस्ट दैट ऑन शॉर्ट टर्म पीरियड। एंड ये एक बहुत ही अच्छा चीज़ है। देखो अगर आप रिसेंट टाइम की बात करो तो चाइना के ऊपर यूएस की एक ट्रेड वॉर चल रहा है। और आप देखो कि एक की बाद टैरिफ यहाँ पर इम्पोज किया जाता है, किया जा रहा है, किया जा रहा है। देखो यहाँ पर इंडिया एक बहुत ही अच्छा खासा अपॉर्चुनिटी यहाँ पर ग्रैब कर सकता है, ये जो मार्केट कैप्चर करके। एंड इसके साथ-साथ अगर आप फार्मास्यूटिकल सेक्टर की जो ग्रोथ की बात करो ना, देखो इंडिया एपीआई स्कीम, बहुत ज़्यादा स्कीम गवर्नमेंट की तरफ से आ रहा है। एंड यहाँ पर 15,000 करोड़ से ज़्यादा यहाँ पर इन्वेस्टमेंट गवर्नमेंट की तरफ से आ रहा है। तो यहाँ पर गवर्नमेंट जो अपना फार्मा सेक्टर के लेके बहुत ज़्यादा बुलिश है एज़ पर माय रिसर्च। ओके, ऐसे नहीं, आप लोग खुद रिसर्च करके देख सकते हो, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ठीक है? ये रिसर्च पेपर कह रहा है। सो नाउ हम फार्मा सेक्टर की 2 स्टॉक्स के बारे में बात करने वाला है, जिसका जो फ्यूचर पोटेंशियल मुझे बहुत ही अच्छा दिखा एंड इसका जो नंबर्स भी बहुत ही सही लगा मुझे, तो दैट्स व्हाई मैं यहाँ पर शेयर कर रहा हूँ। सो मैं और एक बार बता रहा हूँ, देखो दिस इज़ नॉट फॉर एनी रिकमेंडेशन और बाय सेल एडवाइस। सो बिफोर इन्वेस्टमेंट आपको खुद का रिसर्च करना चाहिए एंड आपका जो फाइनेंशियल एडवाइज़र है उसके साथ बात कर लेना चाहिए, ठीक है? कि आपको इन्वेस्टमेंट करना सही होगा या नहीं सही होगा, ठीक है? तो अगर देखो सबसे पहले अगर हम सिप्ला की बात करें, सिप्ला एक ऐसा कंपनी है ना जो सिर्फ इंडिया में नंबर 1 नहीं है। अगर आप देखो सिप्ला इंडिया में नंबर 1 रेस्पिरेटरी मार्केट में, नंबर 2 है यूरोलॉजी के लिए। एंड इसके अलावा इंडिया के अलावा ये फॉरेन कंट्री जैसे कि नॉर्थ अमेरिका एंड यहाँ पर अफ्रीका एंड यूरोप एंड यूएस, बहुत सारा कंट्री में इसका जो बिज़नेसेस चलता है, ठीक है? इसका मेडिसिन चलता है। और आप देखो यहाँ पर नॉर्थ अमेरिका ये नंबर 1 है जेनेरिक में मार्केट के लिए, ठीक है? एंड इसके अलावा यहाँ पर आप देखो अफ्रीका में नंबर 2, साउथ अफ्रीका में, मतलब बहुत सारा फॉरेंसिक इन्वेस्टमेंट और फॉरेंसिक बिज़नेस ये कंपनी करते हैं। सो देखो अगर हम इस कंपनी का जो मार्केट वैल्यूएशन देखें, देखो ये जो कंपनी है, हम इंडस्ट्री पी की अगर हिसाब से बात करें, ये जो कंपनी बहुत ही अच्छा से वैल्यूएशन में अभी मिल रहा है। क्योंकि देखो ये जो कंपनी है करंटली इसका पीओ 23 के आसपास चल रहा है। इसका जो प्राइस टू अर्निंग रेशियो, अगर इसका 5 ईयर की प्राइस टू अर्निंग रेशियो हम कंपेयर करें, देखो ये जो कंपनी मतलब ऑल टाइम लो में चल रहा है अभी, दिस इज करंट टाइम में। क्योंकि देखो मार्केट बहुत ज़्यादा करेक्ट हुआ एंड इसके साथ क्या हुआ। एंड देखो किसी भी अनस्टेबल सिचुएशन में सबसे ज़्यादा कौन सा स्टॉक्स परफॉर्म करता है आप तो जानते हो, फार्मा सेक्टर, ऑब्वियसली फार्मा सेक्टर। तो ये एक सेक्टर है एंड अगर इसका पी की बात करें तो मुझे इसका जो वैल्यूएशन देख के एक बहुत ही अच्छा खासा अपॉर्चुनिटी यहाँ पर दिख रहा है। एंड नाउ अगर हम सिप्ला की पीएनएल देखें, देखो ये जो कंपनी है इसका जो यहाँ पर देखो ऑपरेटिंग प्रॉफिट बढ़ रहा है, डे बाय डे इसका ऑपरेटिंग प्रॉफिट इंक्रीज हो रहा है। अगर आप देखो किसी कंपनी डे बाय डे अपना प्रॉफिट इंक्रीज कर रहा है, मतलब कंपनी के जो मैनेजमेंट बहुत ही सही काम कर रहे हैं ना, अपना बिजनेस बढ़ा रहे हैं। आपको मैं कुछ टाइम पहले दिखाया था कि कंपनी कैसे फॉरेन में बहुत ही अच्छा खासा शानदार बिजनेस कर रहा था। तो दिस इज़ वेरी गुड साइन ना, किसी का कंपनी बाहर में फॉरेन में बहुत ज़्यादा एक्सपोर्ट कर रहा है। एंड बैलेंस शीट में देखो कंपनी का डे बाय डे बोरोइंग लो हो रहा है, ठीक है? मतलब कंपनी बोरोइंग स्लो कर रहा है एंड इसके बाद कंपनी का रिजर्व बढ़ रहा है। एंड दिस इज़ वेरी गुड साइन। देखो एक कंपनी अपने रिजर्व डे बाय डे बहुत ही ज़्यादा सही शानदार तरीके से इंक्रीज़ कर रहा है। तो आप देखो यहाँ पर 28,000 करोड़ के आस-पास यहाँ पर इंक्रीज़ किया है लास्ट क्वार्टर से। तो एक बहुत ही सही चीज़ है, कंपनी अपने जो बिज़नेस में ध्यान दे रहा है एंड अपना कंपनी ग्रोथ हो रहा है एंड दिस इज़ द वेरी गुड साइन। एंड अगर देखो इस कंपनी का जो शेयर होल्डिंग पैटर्न, तो ये बहुत ही सही है भाई। अगर मुझे एक कंपनी चाहिए जिसका जो एफआईआई होल्डिंग सही है, डीआई होल्डिंग सही है, तो ये एक परफेक्ट कंपनी हो सकती है। और आप देखो इसका जो लास्ट ईयर से रिसेंट ईयर में एफआईआई होल्डिंग इंक्रीज़ किया एंड उसके साथ-साथ डीआई ने इंक्रीज़ किया। अगर आप देखो यहाँ पर डीआई के अंदर बहुत सी म्यूचुअल फंड, एलआईसी, एसबीआई म्यूचुअल फंड, बहुत सारे म्यूचुअल फंड यहाँ पर अपना जो इन्वेस्टमेंट किया है, नॉट ओनली कि इन्वेस्टमेंट करके बैठे हुए हैं, अपना इन्वेस्टमेंट यहाँ पर बढ़ा भी रहा है। देखो यहाँ पर न्यू जो एचडीएफसी म्यूचुअल फंड लास्ट क्वार्टर में यहाँ पर ऐड हुआ, ठीक है? ये 5.1% इंक्रीज़ किया। गाइस देखो मैं किस सजेशन नहीं दे रहा हूँ। देखो ये कंपनी का बहुत ही सही फ्यूचर इन द फ्यूचर हो सकता है। नॉट इन द शॉर्ट टर्म्स के लिए मैं नहीं बात कर रहा, मैं यहाँ पर लॉन्ग टर्म के लिए बात कर रहा हूँ। क्योंकि देखो इंडिया की जो निफ्टी फार्मा सेक्टर है, वो डे बाय डे इंक्रीज़ हो रहा है। मतलब जितना सारा जो पैंडेमिक आया, बहुत सा अनस्टेबिलिटी आया, उसके बाद भी मतलब फार्मा सेक्टर एक ऐसा सेक्टर है जो एकमात्र सेक्टर है जो स्टेबल रहा एंड दिस इज़ वेरी गुड साइन। ओके, एंड अगर हम बात करें सेकंड कंपनी जो है दैट इज़ डॉक्टर रेड्डी। देखो मैं फिर से बता रहा हूँ, दिस इज़ नॉट एनी बाय और सेल रिकमेंडेशन, यू हैव टू रिसर्च योर ओन एंड आफ्टर दैट यू हैव टू इन्वेस्ट इन मार्केट। ओके, सो देखो डॉक्टर रेड्डी एक ऐसा स्टॉक्स है ना जो कि सिप्ला से भी ज़्यादा लोअर वैल्यूएशन में मिल रहा है इसकी टाइम अभी की टाइम में।
देखो अगर इसका जो पी रेशियो देखो तो काइंडली 17 के आसपास ये कंपनी के जो पी रेशियो चल रहा है। अगर आप 5 इयर्स की कंपेयर में देखो तो कंपनी ऑलमोस्ट अपना जो लोएस्ट पी के आसपास ट्रेड कर रहा है एंड इसका मीडियन पी भी बहुत ही सही है 23। तो देखो कंपनी की एक ऐसा जो कंपनी है जिसका जो बिज़नेस अच्छा चल रहा है एंड इसके साथ-साथ कंपनी का जो वैल्यूएशन लो है, तो मैं बता रहा हूँ कि ये एक बहुत ही अच्छा अपॉर्च्युनिटी हो सकता है किसी भी इन्वेस्टमेंट पर्पज़ के लिए, ठीक है। ऐसे ही साथ-साथ अगर इसका जब बिज़नेस देखो ना ये भी बहुत सही है। कंपनी जेनेरिक मेडिसिन सेगमेंट ने 83% रेवेन्यू किया था 22 एफआई में एंड इसके साथ-साथ देखो इस कंपनी नॉट ओनली इंडिया ये कंपनी भी यहाँ पर ग्लोबली ट्रेड करता है, ठीक है? मतलब ग्लोबली बिज़नेस करते हैं एंड अगर आप देखो इसका जो जियोग्राफिकली जो रेवेन्यू बैकअप है देखो एफआई 22 में ये कंपनी 37% रेवेन्यू किया था सिर्फ यूएसए से मतलब इंडिया से भी ज़्यादा कंपनी फॉरेन में बिज़नेस करते हैं। एंड अगर आप देखो इंडिया में 22% है, रशिया में 9% अदर्स यहाँ पर 32%। मतलब कंपनी का यहाँ पर जो विज़न बहुत सही है कि अगर आप इंडिया में जेनेरिक मेडिसिन नहीं चल रहा है ना, तो आप बाहर सेल करो मतलब बाहर आप एक्सपोर्ट करो। आई डोंट नो इंडिया गवर्नमेंट ऐसे कोई पॉलिसी क्यों नहीं ला रहा है कि जहाँ पर इंडिया में भी जेनेरिक मेडिसिन देना कंपल्सरी होगा। दैट्स व्हाई कि इंडिया की जो मेडिकल एक्सपेंसेस है वो थोड़ा-सा रिड्यूस हो, ठीक है? तो अपार्ट फ्रॉम दैट गाइस ये जो कंपनी है ना डॉक्टर रेड्डी के मुझे बहुत ही सी या इसका जो नंबर्स लगा, इसके साथ-साथ देखो इस कंपनी का जो आप क्वार्टर्स देखो एंड पी&एल देखो बहुत ही सही का है, ठीक है? कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट बढ़ रहा है एंड कंपनी का नेट प्रॉफिट इंक्रीज़ हो रहा है। इसके साथ-साथ इसका पी&एल में भी देखो कंपनी का जो एक्सपेंसेस बढ़ रहा है एंड इसके साथ-साथ बिज़नेस भी बढ़ रहा है, सेल्स भी बढ़ा रहा है, कंपनी यहाँ पर एक्सपेंस कर रहा है, ठीक है? इसके साथ-साथ इसका नेट प्रॉफिट भी बढ़ रहा है। और अब देखो यहाँ पर ये जो कंपनी है इसका जो नेट प्रॉफिट डे बाय डे इंक्रीज़ हो रहा है एंड दिस इज़ वेरी गुड साइन, ठीक है ना? एंड यहाँ पर अगर आप इसका जो शेयर होल्डिंग पैटर्न देखो ना यहाँ पर प्रोमोटर होल्डिंग भी सही है, एफआई होल्डिंग बढ़ा रहा है, ठीक है? एंड डीआईबी होल्डिंग बढ़ा है मतलब एक बहुत ही एक अच्छा कॉम्बिनेशन है यहाँ पर इन्वेस्टमेंट के लिए। देखो अगर इस टाइम पे आप कोई भी एक फार्मास्यूटिकल सेक्टर की स्टॉक्स की बात कर रहे हो ना तो गाइस ये 2 स्टॉक्स है ना मुझे बहुत ही सही लगा। क्योंकि अगर अगर आप पेयर्स में जाके देखो बाकी जितने सारे स्टॉक्स है बहुत ही ज़्यादा हाई वैल्यूएशन लग रहे हैं मुझे। यहाँ पर सन फार्मा हो गया, मैनकाइंड फार्मा हो गया मतलब ये जो सारी फार्मा अब देखो यहाँ पर सन फार्मा की सॉरी मैनकाइंड फार्मा की यहाँ पर क्वार्टरली प्रॉफिट वेरिएंस है वो नेगेटिव है। मतलब कंपनी का जो लास्ट क्वार्टर से रिसेंट क्वार्टर में कम प्रॉफिट आया है मतलब 10% लो प्रॉफिट आया है। दिस इज़ नॉट गुड साइन, ठीक है? दैट्स व्हाई गाइस मुझे फार्मा सेक्टर की ये 2 स्टॉक बहुत ही सही लगा मतलब एज़ पर नंबर, एज़ पर बिज़नेस मॉडल। गाइस इंडिया की जो फार्मा सेक्टर है ना इसका जो फ्यूचर में इतना ज़्यादा शाइन क्यों देख रहे हो? देखो अगर जितना सारा अनस्टेबिलिटी हो एंड मार्केट में पैंडेमिक हो इसके साथ जो भी अनस्टेबिलिटी हो, वॉर हो, जो भी हो, क्योंकि एक फार्मा सेक्टर ऐसा सेक्टर है ना, इंडिया की ग्रोइंग पॉपुलेशन के साथ-साथ इसका जो ग्रोथ ऑब्वियस है, ठीक है? तो दैट्स व्हाई गाइस ये 2 सेक्टर की ये सॉरी दैट्स व्हाई ये 2 स्टॉक्स की गाइस एक बहुत ही ज़्यादा फ्यूचर पोटेंशियल मैं देख रहा हूँ, ठीक है? तो अगेन गाइस दिस इज़ नॉट एनी काइंड ऑफ रिकमेंडेशन और सजेशन सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। अगर आपको वीडियो पसंद है तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर जाना एंड गाइस ऐसे ही रिसर्च रिलेटेड वीडियो फ्यूचर में बहुत ही ज़्यादा आने वाला है तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखना। मिलते हैं। बाय बाय।